कानून का उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि व्यवस्था और न्याय को स्थापित करना है। जब सुरक्षा कवच ही दीवार बन जाए तो न्याय का रास्ता बाधित हो जाता है। नमस्कार, ये विचार आज की हमारी चर्चा का सार है। आज हम एक ऐसे कानूनी पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की दिशा शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, पर यह आम जानकारी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और हम इसकी गहराई में उतरेंगे द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर। जी। तो मुद्दा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A। हाल ही में हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच इस पर एकमत नहीं हो पाई। हाँ, एक खंडित फैसला आया। और ये धारा कहती है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उसके किसी आधिकारिक फैसले से जुड़े मामले में जांच शुरू करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। अमलों पर लागू नहीं होता जहां किसी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो। हाँ, ये साफ करना जरूरी था। तो आज हम यही समझेंगे कि ये धारा आखिर है क्यों, इस पर जजों में इतनी असहमति क्यों है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। और ये जो असहमति है ये बहुत गहरी है। मतलब ये 2 बिल्कुल अलग नजरियों को सामने लाती है। अच्छा। एक तरफ है जस्टिस बीवी नागरत्ना। उन्होंने धारा 17A को सीधे सीधे असंवैधानिक ही कह दिया। मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाँ, उनका तर्क बहुत साफ था कि ये प्रावधान जांच को उसके पहले कदम पर ही रोक देता है। मतलब इससे पहले कि सीबीआई या कोई एजेंसी ये पता भी लगा पाए कि आरोपों में कितना दम है, उसे सरकार के दरवाजे पर जाना होगा अनुमति के लिए। और ये दरवाजा तो उन्हीं लोगों के हाथ में होगा जिनके अपने ही साथियों पर या अपने ही फैसलों पर आरोप लगे हैं। ये तो साफ साफ हितों का टकराव है ना। बिल्कुल। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। कहा कि ये कानून को कार्यपालिका के हाथ का एक ऐसा गेट बना देता है जो जवाबदेही की जगह कह सकते हैं संरक्षणवाद को ज्यादा बढ़ावा देगा। उनका एक और मजबूत तर्क था कि कानून में पहले से ही अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कहते हैं। अच्छा, वो तो तब आता है जब जांच पूरी हो जाती है और चार्जशीट दाखिल होने वाली होती है। जी, तो जब एक सुरक्षा कवच पहले से ही है तो जांच शुरू होने से पहले ही एक और दीवार खड़ी करना ये तो कानून के मकसद के ही खिलाफ है। बात तो सही है। अगर जांच को शुरुआत में ही रोक दिया तो क्या ये भ्रष्टाचार को एक तरह का संस्थागत संरक्षण देना नहीं हुआ? तो बेंच के जो दूसरे जज थे जस्टिस केवी विश्वनाथन, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? जस्टिस विश्वनाथन ने समस्या को एक अलग एंगल से देखा। उन्होंने धारा 17A के पीछे जो सिद्धांत है उसको सही माना। अच्छा। उनका कहना था कि देखिए, ईमानदार अधिकारियों को कई बार दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायतों से बचाने के लिए एक फिल्टर की जरूरत तो है, लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने भी हितों के टकराव वाले खतरे को माना। मतलब फिल्टर तो रहे पर गेटकीपर बदल जाए, क्योंकि कार्यपालिका को ही ये शक्ति देना तो वही बात हो गई कि लोमड़ी को मुर्गी घर की रखवाली सौंप दी। आपने बिल्कुल सही समझा। जस्टिस विश्वनाथन का यही सुझाव था कि ये फिल्टर जरूरी है, लेकिन इससे चलाने वाला जो गेटकीपर है वो स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कोई लोकपाल? हाँ, जैसे लोकपाल या कोई और स्वतंत्र संस्था। ये काम कार्यपालिका का नहीं होना चाहिए। तो अब मामला एक बड़ी बेंच के पास है और उनके सामने सिर्फ एक धारा का सवाल नहीं है, बल्कि भारत के पूरे भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के डिजाइन का सवाल है। ये बात सही है, पर ये नौबत आई ही क्यों? मतलब 2018 में ऐसा क्या हुआ था कि सरकार को ये धारा लानी पड़ी? देखिए, इसके पीछे पिछले 2 दशकों की कहानी है। जब 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे बड़े बड़े मामले सामने आए तो एक तरफ तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग उठी, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ जिसे गवर्नेंस पैरालिसिस कहते हैं। जी, शासनिक गतिरोध। मैं सोच रही हूँ, मान लीजिए मैं एक अधिकारी हूँ और मुझे एक बड़ी परियोजना पर फैसला लेना है। मेरे पास 2-3 विकल्प हैं। इस डर से कि 10 साल बाद कोई मुझ पर जांच बिठा देगा, क्या मैं वो फैसला लूंगी जिसमें सबसे कम जोखिम हो, भले ही वो देश के लिए सबसे अच्छा विकल्प ना हो? आपने समस्या की एकदम नब्ज पकड़ ली। यही वो चिलिंग इफेक्ट था, वो डर था जो अधिकारियों में बैठ गया था। उन्हें लगता था कि खरीद या प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन जैसे जटिल मामलों में विवेक से लिए गए उनके फैसलों पर सालों बाद सवाल उठ सकते हैं। और नतीजा ये हुआ कि अफसर सेफ खेलने लगे। हाँ, फैसले टालने लगे, फाइलों पर बैठे रहने लगे या बस वो काम करने लगे जिसमें कोई रिस्क न हो। तो संसद का इरादा एक थ्रेशोल्ड स्क्रीन बनाने का था, एक शुरुआती फिल्टर, ताकि जांच एजेंसियां सिर्फ किसी की शिकायत पर ही बिना किसी ठोस आधार के किसी अधिकारी के पूरे करियर को खंगालना शुरू ना कर दें। बिल्कुल। उद्देश्य एक संतुलन साधने का था।
ईमानदार फैसलों को सुरक्षा देना और स्पष्ट भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई करना। लेकिन जैसा कि अब हम देख रहे हैं, ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। तो अब जब मामला बड़ी बेंच के पास है तो वो किन बातों पर गौर करेगी? क्या इस लेख में भविष्य को लेकर कोई दिशा दी गई है? यूपीएससी मेंस के नजरिए से देखें तो समाधान के बिंदु ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल, और लेख में ऐसे 5 बड़े सवाल उठाए गए हैं जिन पर बड़ी बेंच को विचार करना ही होगा। अच्छा, पहला और सबसे बुनियादी सवाल है, आधिकारिक कर्तव्य की परिभाषा क्या हो? ये आधिकारिक कर्तव्य शब्द सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में ये बहुत धुंधला हो सकता है। एक अफसर जो फैसला ले रहा है वो उसके कर्तव्य का हिस्सा है या वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है? ये लाइन आखिर खींची कहाँ जाएगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बेंच को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये वाक्यांश अनधिकृत कामों के लिए ढाल न बन जाए। लेख एक व्यवहारिक रास्ता सुझाता है क्या? कि जहां आरोपों के साथ कोई दस्तावेज हो, पैसों के लेन देन का सबूत हो या कोई ठोस वित्तीय गड़बड़ी का संकेत हो, वहां जांच को आगे बढ़ने देना चाहिए। कोई अनुमति की जरूरत नहीं। और जहां आरोप सिर्फ अस्पष्ट हो, हाँ, या किसी की नीतिगत असहमति को भ्रष्टाचार का रंग दिया जा रहा हो, वहां ये फिल्टर काम में आना चाहिए। लेकिन ये लाइन खींचेगा कौन? यहीं से दूसरा और शायद सबसे विवादित सवाल उठता है, गेटकीपर कौन होगा और उसकी जवाबदेही क्या होगी? सही, जैसा हमने पहले बात की, एक विकल्प है कार्यपालिका, जी, जिसमें हितों का टकराव साफ है। दूसरा विकल्प है कोई स्वतंत्र निकाय, जैसे लोकपाल। पर स्वतंत्र निकाय में भी अपनी चुनौतियां हैं ना। क्या हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना देरी किए ये काम कर सकें? कहीं इससे जांच में एक और परत तो नहीं जुड़ जाएगी? ये भी एक वैध चिंता है। इसीलिए लेख का सुझाव यह है कि गेटकीपर कोई भी हो, प्रक्रिया एक ब्लैक बॉक्स नहीं हो सकती। मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, फैसले के लिए एक सख्त समय सीमा। दूसरा, अनुमति दें या न दें, उसका स्पष्ट कारण बताना होगा। और तीसरा, उस फैसले की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, जो आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा है। ये मामला तो और भी पेचीदा लगता है। ये सबसे व्यावहारिक और मुश्किल सवाल है। मान लीजिए एक आईएएस अधिकारी किसी राज्य में काम कर रहा है, उसके खिलाफ जांच की अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? क्योंकि नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो उस वक्त राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा होता है। जी, और ये तो केंद्र और राज्य के बीच एक नया सियासी मुद्दा बन सकता है। हाँ, खासकर जब दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। केंद्र कह सकता है राज्य अनुमति दे, राज्य कह सकता है केंद्र दे, और बस मामला सालों तक लटका रहेगा। यही खतरा है। इस अस्पष्टता के कारण केंद्र और राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल सकते हैं। इसलिए बेंच को एक साफ सिद्धांत बनाना होगा। अधिकारियों की तो बात हो गई, पर नेताओं का क्या? चौथा सवाल शायद इसी से जुड़ा है। मंत्रियों और विधायकों पर यह कानून कैसे लागू होगा? हाँ, ये धारा निर्वाचित पदों पर ठीक से फिट नहीं बैठती। देखिए, एक अधिकारी की नियुक्ति और उसे हटाने की एक स्थापित प्रक्रिया होती है, लेकिन मंत्रियों और विधायकों के लिए ऐसा नहीं होता। तो एक समान दृष्टिकोण अपनाना होगा। जी, ऐसा ना हो कि इस धारा का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए किया जाने लगे, या फिर राजनीतिक एकजुटता भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ढाल बन जाए। और पांचवां और आखिरी सवाल, जो शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे जरूरी है, अगर गेटकीपर चुप रह जाए तो क्या होगा? मतलब यह है कि धारा में अनुमति के लिए 3 महीने की समय सीमा है, जिसे 1 महीने और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कानून ये नहीं बताता कि अगर इस 4 महीने में अधिकारी कोई फैसला ही ना ले तो क्या होगा? क्या इस चुप्पी को मानित स्वीकृति यानी डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जांच एजेंसी आगे बढ़ सकती है? या जांच हमेशा के लिए रुक जाएगी? इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। और अगर इस पर स्पष्टता नहीं हुई तो ये फिल्टर तो एक अनिश्चितकालीन वीटो या डेड बोल्ट बन सकता है। जांच एजेंसी हमेशा के लिए इंतजार ही करती रह जाएगी। आपने सही पकड़ा। इसीलिए बेंच को इस चुप्पी का परिणाम साफ करना होगा, ताकि ये प्रक्रियात्मक बाधा न्याय के रास्ते में एक स्थायी रुकावट न बन जाए। चलिए अब इसके जमीनी असर पर बात करते हैं। एफआईआर दर्ज होने से बहुत पहले ही एक सीबीआई या सतर्कता जांच किसी भी सरकारी कर्मचारी का करियर ठप कर सकती है। बिल्कुल, उसका प्रमोशन रुक सकता है, उसे महत्वपूर्ण पदों से हटाया जा सकता है, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर जो असर पड़ता है वो अलग। और यहीं पर वो विषमता या एसिमेट्री दिखती है जिसका जिक्र लेख में है। एक राजनीतिक व्यक्ति पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो प्रक्रिया के दौरान उस पर अक्सर ऐसा कोई करियर खत्म करने वाला प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कई बार वो इन आरोपों को बदले की राजनीति का तमगा पहनाकर चुनावी फायदा और सहानुभूति भी बटोर लेते हैं।
ये बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ एक ईमानदार अफसर का पूरा करियर दांव पर लग जाता है, भले ही वो सालों बाद बेकसूर साबित हो, और दूसरी तरफ राजनीतिक लाभ की संभावना भी बनी रहती है। इसी विषमता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे भ्रष्टाचार विरोधी कानून सभी के लिए निष्पक्ष और व्यवहारिक बना रहे। ये सिर्फ कानून की किताब में अच्छा दिखने वाला नियम नहीं होना चाहिए। तो संक्षेप में समझे तो धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट का ये खंडित फैसला हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सवाल सिर्फ एक कानूनी धारा का नहीं है, बल्कि शासन, जवाबदेही और न्याय के बीच संतुलन साधने की एक बड़ी चुनौती है। जी, हमने इसे लाने के पीछे के डर यानी गवर्नेंस पैरालिसिस को समझा और उन 5 बड़े सवालों पर भी गौर किया जो अब बड़ी बेंच के सामने है। और मूल द्वंद्व यही है, भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत और ईमानदार निर्णय प्रक्रिया को गतिरोध से बचाने की चुनौती। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? और इसका समाधान सिर्फ ये तय करने में नहीं है कि गेटकीपर कौन होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करने में भी है कि ये गेट कीपिंग की प्रक्रिया पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और उसके नियम बिल्कुल साफ हों। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाए गए कानून जब प्रक्रियात्मक बाधाओं और अस्पष्टता में उलझ जाते हैं तो वे अनजाने में उसी भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने का एक उपकरण बन जाते हैं जिसे उन्हें साफ करना था? इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। खासकर वो अभ्यर्थी जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है।